हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC5 से, जिसका नाम है वुमेन इन हिस्ट्री, इससे एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो यूनिट 3 के सेक्शन बी में है, पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंसेंट इंडिया, जिसमें हमें उनके एजुकेशनल यानी शिक्षा से संबंधित उनकी स्थिति के बारे में जानना है। तो चलिए इस विषय को हम प्रारंभ करें कि महिलाओं में प्राचीन काल से शिक्षा का क्या महत्व रहा है और इनका कैसे क्रमिक विकास हुआ है। इस विषय को हम प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों की स्थिति किसी भी देश की संस्कृति एवं सभ्यता का एक मानदंड मानी जाती है। डॉक्टर वात्सायन ने लिखा है कि स्त्रियां व पुरुषों की सापेक्ष स्थिति किसी भी देश अथवा सभ्यता का मापदंड होती है। प्रायः देखा गया है कि अन्य देशों में महिलाओं की स्थिति प्रारंभ में अत्यंत दयनीय थी, किंतु कालांतर में उसमें धीरे धीरे उत्थान व सुधार हुआ। जबकि भारत में प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, किंतु समय के साथ साथ उनमें गिरावट आने लगी। यह पतन किसी एक क्षेत्र में दृष्टिगोचर नहीं हुआ, अपितु सभी क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देता है। प्राचीन काल में शिक्षा का खूब प्रसार था और बालकों के साथ साथ कन्याओं की शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था की जाती थी। इसी कारण अनेक महिलाएं समाज की सभ्य, शिक्षित और सम्मानित अंग रही हैं। पुरुषों के समान स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता थी तथा उन्हें भी पुरुषों के समकक्ष शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। वे पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं। कोई यज्ञ उस समय तक पूर्ण नहीं माना जाता था जब तक घर की महिलाएं उसमें भाग नहीं लेती थी। अथर्ववेद में कन्या के द्वारा ब्रह्मचर्य की व्यवस्था का पालन करने का उल्लेख प्राप्त होता है। मनु ने भी स्पष्ट लिखा है कि पूर्व काल में बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। कुछ बालिकाएं विवाह की आयु तक अध्ययन में संलग्न रहती थी। उन्हें ब्रह्मावादिनी कहा जाता था। अध्ययन का कार्य करने वाली
वाली महिलाओं को उपाध्यायनी कहते थे और जो महिलाएं स्वयं अध्यापिका होती थी उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। सूत्र साहित्य, रामायण और महाभारत महाकाव्यों से ज्ञात होता है कि महिलाएं वैदिक कलाओं के साथ साथ धार्मिक कृत्य भी करती थी। ऋग्वेद में ऐसी कई महिलाओं का वर्णन प्राप्त होता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। महिलाएं दर्शन शास्त्र में भी निपुणता प्राप्त करती थी और चिंतन में सक्रिय भाग लेती थी। कन्याओं की शिक्षा में परिवार के सभी लोगों का सहयोग और योगदान होता था। ऐसे उदाहरण अत्यंत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, जबकि कन्याओं को छात्रावासों, स्कूलों अथवा कॉलेजों में शिक्षा प्रदान की गई हो। मालती माधव नाटक में कामदैकी की शिक्षा कॉलेज में भूरिवाक्षु तथा देववती के संग होने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। धर्मसूत्रों में स्पष्ट वर्णन है कि बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही की जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था केवल समृद्ध और उच्च परिवारों में ही संभव थी। लड़कियों को गृह विज्ञान की शिक्षा देने का घर ही प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। संगीत एवं नृत्य की शिक्षा भी बालिकाओं को दी जाती थी। इस प्रकार की कलाओं में पारंगत महिलाओं का उल्लेख वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति देकर उनकी शिक्षा की सुविधाओं में और अधिक वृद्धि कर दी थी। डॉक्टर अल्तेकर ने भी उपरोक्त कथन का समर्थन किया है। राज परिवार से संबंधित कन्याएं सामान्य शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी प्राप्त करती थी और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध क्षेत्र में जाकर अपने पराक्रम और क्षमता का प्रदर्शन भी किया करते थे। परिवार ही बालिकाओं की प्रथम पाठशाला होती थी और मां प्रथम अध्यापिका थी। किंतु इसका तात्पर्य यह कदाचित नहीं है
वे उच्च शिक्षा से वंचित रहती थी। कई महिलाएं एक काल उच्च शिक्षा प्राप्त कर ज्ञान के क्षेत्र में योगदान प्रदान कर रही थी। यह अनुमान स्वाभाविक रूप से लगाया जा सकता है कि महिलाएं ज्ञान के प्रसार अर्थात अध्यापन कार्य में भी संलग्न थी। 12वीं शताब्दी तक पर्दे की कठोरता नहीं थी, जिसके कारण महिलाओं को अध्यापन का दायित्व निर्वाह करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। यह भी संभव है कि अध्यापिकाओं ने कन्याओं के साथ बालकों को भी शिक्षा प्रदान की होगी। पाणिनि ने उल्लेख किया है कि बालिकाओं के रखने के लिए आवास होते थे, जिसे छात्रीशाला कहा जाता था, जिनका संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाता था। परंतु डॉक्टर अल्तेकर के मतानुसार स्त्रियों की छात्रीशाला की व्यवस्था तथा अध्यापिकाओं के कार्यक्रमों के विषय में स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं है। प्राचीन काल में सहशिक्षा थी अथवा नहीं, यह प्रश्न पाठकों के मन में आना स्वाभाविक है, परंतु प्राप्त साक्ष्यों से इस व्यवस्था के संबंध में कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं होती। 8वीं शताब्दी में लिखे गए नाटक मालती माधव में सहशिक्षा के संबंध में संकेत उपलब्ध है तथा इसी समय में लिखे गए उत्तर रामचरितमानस में भवभूति ने भी सहशिक्षा के संबंध में उल्लेख किया है। डॉक्टर अल्तेकर की भी मान्यता है कि पुराणों में उल्लेखित सुजाता प्रमद वंश की कथाओं से यह ज्ञात होता है कि बालिकाओं का विवाह युवा होने पर किया जाता था और वे पाठशाला में लड़कों के साथ ही पढ़ती थी। बंगाल में भी सहशिक्षा के प्रचलन का वर्णन प्राप्त होता है। बंगाल की लोक कथाओं से बालक एवं बालिकाओं के साथ शिक्षा ग्रहण करने की पुष्टि होती है, परंतु इस व्यवस्था में कितनी कन्याएं लाभ प्राप्त करती थी, यह निश्चित कर पाना अत्यंत दुष्कर
वैदिक काल में महिलाएं पुरुषों की तरह परा अपरा विधाओं की शिक्षा ग्रहण करती थी। राजतरंगिणी के अध्ययन से यह पता चलता है कि 12वीं शताब्दी तक संगीत बालिकाओं का प्रिय विषय रहा। ललित कलाओं के साथ साथ स्त्रियां धार्मिक शिक्षा एवं शास्त्रों के अध्ययन में भी संलग्न रही। महाभारत व रामायण इस अवधि में अध्ययन के प्रमुख ग्रंथ थे। महिलाएं धर्म व कला के साथ तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त करती थी। शिल्पकला महिलाओं का प्रिय विषय था। आसाम के शासक कालिंद वर्मा की पुत्री कल्पसुंदरी सब प्रकार के कार्यों में और कला कौशल में पारंगत थी। एक विद्वान ने यह भी उल्लेख किया है कि महिलाओं को भाषा का भी ज्ञान कराया जाता था, जिससे वे संस्कृत को विशेषतया प्राकृत भाषा बिना किसी अवरोध के बोलती थी। कभी कभी स्त्रियों के गृह नक्षत्र आदि और तंत्र मंत्र के ज्ञान प्राप्त करने के उल्लेख मिलते हैं। रानी विलासवती के संबंध में कहा जाता है कि उसने अनेक मंत्र सिद्ध किए थे। इसके साथ ही कुछ महिलाओं ने गणित जैसे क्लिष्ट विषय में भी निपुणता प्राप्त की थी। ये सभी विभिन्न विषयों में दक्ष महिलाएं केवल गृह कार्य तक सीमित नहीं थी, अपितु उसने ज्ञान के आधार पर भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण पदों का कार्य करती थी। परंतु समय के साथ साथ महिलाओं में शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसका प्रमुख कारण महिलाओं की धार्मिक स्थिति में गिरावट का आना था। कालांतर में कन्याओं के उपनयन संस्कार को समाप्त कर दिया गया, और यदि कहीं था तो वह एक दिखावा मात्र भर होता था। याज्ञवल्क्य तथा उसके बाद के स्मृतिकारों ने उनका अनुकरण करते हुए कन्याओं के लिए उपनयन संस्कार पूर्ण रूपेण वर्जित घोषित कर दिया था। इससे महिलाओं के वेदों एवं धर्मशास्त्रों के अध्ययन पर प्रतिबंध लग गया था।
अब वे वैदिक यज्ञों का संपादन भी नहीं कर सकती थी और ना ही वैदिक मंत्रों के उच्चारण की उन्हें स्वतंत्रता थी। अतः महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति के अवसर अत्यंत न्यून हो गए। किसी भी समृद्ध और सभ्य परिवार की कन्याएं गृहस्थ जीवन से संबंधित विद्याएं और ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त करती रहीं, परंतु साधारण परिवार की कन्याओं की शिक्षा की दर अत्यंत कम हो गई थी। वे अपने जीवन निर्वाह के लिए मात्र सिलाई बुनाई की शिक्षा ग्रहण करती थी, ताकि अपने गृहस्थों के इन छोटे मोटे कार्यों को भली प्रकार से संपादित कर सके। शिल्पों तथा उद्योगों की शिक्षा की भी व्यवस्था इस युग में की गई। प्रायः सभी उद्योगों और शिल्पों की अलग अलग श्रेणियां होती थी। अधिकांशतः धंधे वंशानुगत रूप से प्रचलित रहते थे। शिक्षार्थी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी कुशल कारीगर के साथ रहकर कार्य सीखना पड़ता था। इस अवधि में छात्र के रहन सहन और खान पान की व्यवस्था करना गुरु का ही दायित्व होता था। प्राचीन भारत में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का प्रभाव अधिक था। अतः प्राचीन शिक्षा भी धर्म से ही प्रेरित थी। शिक्षा को ज्ञान का स्रोत माना जाता था। उसे लोक व परलोक सुधारों का साधन भी माना जाता था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक आदर्श जीवन प्राप्त करना समझा जाता था। जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था और जीवन की प्रतिक्रिया सदैव उसी उद्देश्य से प्रेरित होती थी। अतः शिक्षा प्राप्ति के मूल में भी मोक्ष प्राप्ति की लालसा होती थी। शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य विद्यार्थी को उसके नागरिक और सामाजिक ज्ञान दिलाना भी था।
शिक्षा व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायक होती थी। इससे व्यक्ति में बाह्य और आंतरिक अनुशासन उत्पन्न होता था तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तित्व का विकास इसका परम उद्देश्य स्वीकार किया जाता है। शिक्षित नर व नारी अपने दायित्व को भली प्रकार समझकर संपादित करते थे, जबकि शिक्षा विहीन मानव अंधविश्वास, कर्मकांड व आडंबरों से घिरा रहकर निराशापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होता था। शिक्षित व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में संकोच नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में काम ही पूजा है की भावना स्थापित रहती है। प्राचीन भारत में शिक्षा प्राप्त के साधन विभिन्न गुरुकुल होते थे, जो देश के भिन्न भिन्न भागों में स्थापित थे। बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद बौद्ध विहारों में पठन पाठन की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ और कालांतर में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी, तक्षशिला, काशी व दक्षिण भारत स्थित कांची उल्लेखनीय है। चीनी यात्रियों ने समय समय पर भारत आए और इन शिक्षा केंद्रों की काफी प्रशंसा भी की है। इस तरह से हमने पाया कि भारत में प्राचीन काल से महिलाओं को शिक्षा का पूरा अधिकार प्राप्त था। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना स्त्री के संभव नहीं होते थे। स्त्रियों को शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्त्रियों की दशा बदलती चली गई। जो स्त्रियां स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण करती आई थी, उन्हें अब विभिन्न नियमों और उपनियमों के अंतर्गत घरों की चार दीवारों में कैद कर दिया गया। उनके शिक्षा के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया गया। जहां स्त्रियां वैदिक काल में वेदों की रचना करती थी, वे आगे चलकर शिक्षा के अधिकार से ही वंचित होती चली गई। इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला गया, जो आगे चलकर
मध्यकाल के प्रारंभ के समय और भी दुर्दशा का शिकार हुआ। तो इस तरह से हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्राचीन काल में महिला शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा से संबंधित सभी तरह की समस्याओं का निपटारा हो गया होगा। यदि आपके मन में इससे संबंधित कोई भी सवाल या आशंका हो तो हमें हमारे कमेंट में भेजें, हम उनका जवाब देंगे और हम कल फिर उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। और तब तक के लिए आप लोग इस विषय को अध्ययन करते रहें, क्योंकि यह विषय काफी रोचक और महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसका एक कड़ी है जो प्राचीन कालीन महिला शिक्षा, तत्पश्चात मध्यकालीन महिला शिक्षा और उसके पश्चात आधुनिक कालीन महिला शिक्षा से संबद्ध है। तो इससे हमने आज सिर्फ प्राचीन कालीन महिला शिक्षा से संबंधित तथ्यों को आपके सामने रखा। यदि हम इसे निचोड़ स्वरूप देखें तो हम देखते हैं कि यह जो विषय है एक चरण के रूप में देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत यदि हम इतिहास के पृष्ठों में देखें तो हम पाते हैं कि भारत में जो प्राचीनतम संस्कृति थी वह सिंधु सभ्यता की संस्कृति मानी जाती थी। इस संस्कृति में महिला को पर्याप्त सम्मान और शिक्षा प्राप्त था, क्योंकि उनका जो समाज था वह मातृसत्तात्मक होता था। इस कारण महिलाओं को किसी भी कार्य को करने के लिए किसी प्रकार के सामाजिक बंधन नहीं होते थे। वे स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करती थी और अपने समस्त कार्यों को संचालित करती थी। लेकिन उसके पश्चात जब उस सभ्यता का अंत हो गया, फिर कुछ कई सैकड़ों वर्ष के बाद एक नई सभ्यता और संस्कृति का आविर्भाव हुआ। वह था वैदिक कालीन संस्कृति का। वैदिक कालीन संस्कृति सिंधु कालीन संस्कृति से भिन्न थी। वह समाज जो मातृसत्तात्मक था सिंधु घाटी सभ्यता के काल में, वह वैदिक कालीन अवस्था में पितृसत्तात्मक स्वरूप को धारण करने लगा। इसके बावजूद महिलाओं का सम्मान और उनके शिक्षा का अधिकार समुचित रूप से व्याप्त रहा और वे वेदों की रचना से लेकर शिक्षा ग्रहण करने एवं अध्यापन आदि का कार्य करने में काफी संलग्न पाए गए, जिसका हमें अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। लेकिन वैदिक काल के उत्तरवर्ती चरण में महिलाओं की दशा दिन प्रतिदिन विकृत होती चली गई। जो महिलाएं शिक्षा के अधिकारों में अपनी जीवन यापन भी कर पाती थी, आजीविका के साधन भी निकाल लेती थी, उन महिलाओं पर सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंध लगा दिए गए। महिलाओं को किसी भी कार्य को करने के लिए रोकना टोक लगाई जाने लगी और महिलाएं जो थी इन बाह्य दबाव के कारण अपने शिक्षा के अधिकार से निरंतर वंचित होती चली गई। उनकी स्वतंत्रताएं अब सीमित कर दी गई और महिलाओं को बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाता है और शिक्षा विहीन मनुष्य पशु के समान
होता है। ठीक यही अवस्था महिलाओं के साथ भी घटित हुई। जो महिलाएं सिंधु सभ्यता के काल में एवं वैदिक सभ्यता के प्रारंभिक काल में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुकी थी, वह धीरे धीरे अपनी निम्नतम स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी और उनकी अवस्था दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली गई। तो हमने इस विषय के अंतर्गत देखा कि महिलाओं की जो दशा थी वह प्राचीन काल में काफी सुदृढ़ मानी जाती थी, लेकिन वह धीरे धीरे वह अपने निम्नतम स्तर को प्राप्त की और आगे चलकर मध्यकाल में तो उनकी दशा और भी बद से बदतर होती चली गई। इस प्रकार से हमारा यह जो विषय है यह काफी सहज है। आप इसे नोट करते चलें, इससे संबंधित प्रश्नों को देखें तो प्राचीन काल में महिलाओं के शिक्षा संबंधी अधिकारों पर प्रकाश डालें, ये पूछा जा सकता है। अथवा आपको प्रश्न के रूप में यह भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में महिलाओं को शिक्षा संबंधित क्या अधिकार प्राप्त थे, इसका वर्णन करें। तो किसी भी प्रकार से प्राचीन कालीन महिला शिक्षा से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाए तो आपका जवाब एक ही होगा जो मैंने आपको पूर्व में बताया। बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा आप चेंज कीजिएगा। उनकी प्रारंभिक अवस्था को बताते हुए उनकी दशा में दिन प्रतिदिन कैसे परिवर्तन हुआ, इसका भी आपको वर्णन करना है। और यह जो विषय है यह आपके पाठ्यक्रम में काफी महत्वपूर्ण विषय है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको हमने जैसा बताया है आप उसको नोट करते भी चले जाएंगे, ताकि जब जैसे ही आगे चलकर लॉकडाउन की अवस्था समाप्त होगी आप सभी लोगों से इस परीक्षा के फॉर्म भरने के समय हो जाएंगे। फिर आपको इसकी पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। तो बेहतर होगा कि आप हमारे द्वारा बताए गए बातों को अपनी कलम से कलमबद्ध करते चले जाएं और उसको प्रतिदिन रिवीजन भी करते रहेंगे। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी आशंका या सवाल हो तो आप हमें हमारे कमेंट में उसको लिखकर भेजें। हम उनका निपटारा तो करेंगे ही और साथ ही साथ हमारी ऑनलाइन की कक्षाएं भी संचालित होने लगेंगी। उसमें आप अपने सारे डाउट्स लेकर उपस्थित होंगे। हम उन सारे शंकाओं का समाधान उस ऑनलाइन क्लास में करने की कोशिश करेंगे और तत्पश्चात जैसे ही लॉकडाउन खुलती है हम लोग कक्षा में आकर आपके सारे सवालों का निपटारा कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस विषय को समझने में कोई कठिनाई होगी। यदि होती भी है तो हम बहुत जल्द इन सभी कठिनाइयों को दूर कर देंगे। लेकिन हमारा आपसे ये अनुरोध है कि पढ़ाई को आगे के लिए स्किप ना करें, क्योंकि समय जो है वो काफ़ी मूल्यवान है। आपका ऑलरेडी सेमेस्टर काफ़ी पीछे चल रहा है और आपको जल्द से जल्द इस सेमेस्टर को क्लियर करना है। तो आप पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव भी कार्य कर रहा होगा। तो इस लॉकडाउन की अवस्था में यदि आप अपने नोट्स को बनाते चले तो बेहतर होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लासेस में इन टॉपिक वाइज आप लोगों से डिस्कशन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पहले से ही तैयार होगा और हमें उसे समझाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो आप ये ज़रूर करते चलेंगे, उसको नोट करके रिवीजन करके ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार रहिएगा। और ऑनलाइन क्लासेस के बाद यदि लॉकडाउन समाप्त होता है तो हम आपका समुचित स्तर पर उन सारे समस्याओं का निराकरण प्रत्यक्ष रूप से क्लासरूम में अवश्य करेंगे। तो इसी कामना और विश्वास के साथ कि आप लोगों को यह विषय काफ़ी रोचक और
श्लाघ्य भाषा में समझ आ गया होगा। हम आज की कक्षा को यहाँ विराम देंगे। हम अगली कक्षा में फिर एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसी मूल मंत्र के साथ मैं आज के इस क्लास को यहाँ समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और मैं फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।